मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जैसे ही कोई भी हिंदुस्तानी ये लाइन सुनता है तो उसके जहन में एक नाम उभर कर आता है, शहीद भगत सिंह। भारत माता का एक ऐसा बहादुर बेटा जिसने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी जिंदगी खुशी खुशी भारत माता के ऊपर कुर्बान कर दी। एक ऐसा बहादुर लाल जो फांसी के फंदे को जयमाला की तरह हंसते हंसते गले में डालकर फांसी के तख्ते पर झूल गया। एक भी शिकन उसके चेहरे पर नहीं आई। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि शहीद भगत सिंह की फांसी के बाद महात्मा गांधी को देशवासियों की भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कहा जाता है उस वक्त लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया। ऐसा क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या कारण था कि राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के विरोध में देशवासी स्वयं सामने आए? दरअसल यह विरोध था भगत सिंह की फांसी को लेकर। लोगों का रोष इस बात से था कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया। भारत मां का ये सपूत बचपन से ही भारत माता की आजादी के सपने देखता था, लेकिन दृष्ट अंग्रेजों ने इस वीर क्रांतिकारी को 23 साल की कम उम्र में ही फांसी की सजा सुना दी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। ये एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुए गदर दल का हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने ज्यादा निराश हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी J.P. सॉन्डर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या महात्मा गांधी शहीद भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, क्योंकि उस वक्त उनका दबदबा और प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी उन्हें उनका अनुसरण करते थे और महात्मा गांधी के कई आंदोलन अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा चुके थे। इन्हीं में से एक आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसे नमक आंदोलन भी कह सकते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की गई थी। अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाया जिसे नमक कानून के नाम से जाना गया। इसके अनुसार कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता था और न ही उसका इस्तेमाल कर सकता था। इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक पैदल यात्रा शुरू की, जिसे डांडी मार्च भी कहा जाता है। डांडी पहुंचकर उन्होंने एक मुट्ठी नमक को हाथ में लेकर अंग्रेजी कानून और अंग्रेजों का विरोध जताया। धीरे धीरे यह आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेता गया। इसी आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन के नाम से जाना गया। कहते हैं इस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया था कि इसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें तक हिला दी थी। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को इस आंदोलन के लिए गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में उन्होंने महात्मा गांधी को बरी कर दिया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और तत्या टोपे को फांसी की सजा सुनाई गई। उनकी फांसी के लिए 24 मार्च 1931 का दिन मुकर्रर किया गया।
17 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करना था। इस समझौते में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसे कि सब अहिंसावादी आंदोलनकारियों को छोड़ा जाएगा, भारतीयों को भी नमक पर अधिकार मिलेगा और आंदोलन के वक्त जिसकी भी संपत्ति को जब्त किया गया है उसे वापस किया जाएगा। सबका आरोप था कि अगर गांधी जी ने इस समझौते पर साइन नहीं किया होता और वह भगत सिंह की रिहाई की मांग करते तो अंग्रेज सरकार पर दबाव बन सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह से वह रिहाई की मांग नहीं कर सकते, लेकिन इस मुद्दे पर वह अलग से बात जरूर कर सकते हैं। गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को कई बार चिट्ठियां लिखकर उनकी सजा कम करने की मांग की। वे चाहते थे कि फिलहाल के लिए फांसी टल जाए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार किसी भी कीमत पर उन्हें रिहा करने के पक्ष में नहीं थी। अंग्रेज सरकार ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि कोई भी किसी अंग्रेज का कत्ल करके सजा से बच सकता है। गांधी जी ने उस समझौते से अलग अपनी तरफ से कई बार कोशिश तो की, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन उनका विरोध इसी बात को लेकर था कि अगर वह उस समझौते पर साइन ना करते और पहले ही उन तीनों की रिहाई की शर्त रखते तो अंग्रेज सरकार को मजबूर होकर झुकना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और बात थी जो वह चाहते थे। वह चाहते थे कि भगत सिंह और उनके साथी अपनी तरफ से ये कह दे कि वह हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे और फिर किसी की जान नहीं लेंगे। तो गांधी जी आगे कोशिश कर सकते थे और इन तीनों क्रांतिकारियों ने खुद ही अपनी सजा का विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी फांसी की सजा को हंसते हंसते स्वीकार किया। भगत सिंह ने अपनी फांसी से पहले एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर फांसी के फंदे को गले में डालते वक्त मेरे चेहरे पर एक भी शिकन आई तो ये हम शहीदों की हार होगी। हंसते हंसते इस फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे और मुझे विश्वास है कि एक भगत सिंह मरेगा तो इस देश के हर घर में एक दूसरा भगत सिंह तैयार होगा। अंग्रेज सरकार ने उनकी सजा से एक दिन पहले ही 23 मार्च सन 1931 को इन तीनों वीरों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये हमारे भारतवर्ष की बहुत बड़ा हानि थी। जब इन तीनों को सजा सुनाई गई उस वक्त महात्मा गांधी जेल में थे। 26 जनवरी 1931 को उन्हें रिहा किया गया। कहते हैं गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने अपनी तरफ से अंतिम समय तक प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए। वे चाहते थे कि उनकी सजा टल जाए या कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।